हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी पे। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 है, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर 5 के सीरीज पे चल रहे हैं सीआरपीसी का। हम लोगों ने इस सीरीज में सेक्शन 41 से सेक्शन 46 तक ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स को मिस किया है तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और उन सभी लेक्चर्स को देखो। अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मुझे बताओ। कोई पर्सनल क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मुझे बताओ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बात सेक्शन 47 से करेंगे। सेक्शन 47 बताता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन्स आर टू बी अरेस्टेड। मतलब कि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो व्यक्ति किसी दूसरे के घर में जाके छिप जाता है, किसी अन्य जगह पे जाके छिप जाता है। तो फिर इस सिचुएशन में व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसके संबंध में ही आपको जानकारी देता है सेक्शन 47। आइए देखते हैं प्रोविजनली क्या है सेक्शन 47। आपके पास बेयर एक्ट है, उसको खोल लीजिए। पहले हम लोग सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट और पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place। पर्सन जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उस व्यक्ति को, या पुलिस ऑफिसर जो ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, इनको यह लगता है या इस बात को बिलीव करने का रीजन है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो किसी अन्य जगह पर जाके छिप चुका है। अब आगे देखिए क्या कहता है प्रोविजन, कि पर्सन जो भी उस जगह का मालिकाना हक रखता है जहां पे पर्सन को अरेस्ट किया जाना है वो जाके छिपा है, तो उस जगह पे, उस घर पे जिस व्यक्ति का मालिकाना हक है या जो व्यक्ति के इंचार्ज में वो जगह, वो घर है, उसका क्या ड्यूटी है। तो कहता है कि आगे देखिए, पहले कहता है कि जो भी व्यक्ति इंचार्ज है उस जगह का या उस घर का, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर, मतलब जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर के डिमांड पे इनको फ्री इनक्रेस, प्रवेश का अनुमति देगा, और तो और हर एक रीजनेबल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा ताकि अरेस्ट किया जा सके व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। अब देखिए बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 सीधा कहता है आप लिंक करके बातों को पढ़ना ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए और ऐसा समझ में आए कि आप बात को भूलिए ही नहीं। तो आपको पढ़ना कैसे है? बातों को लिंक करके। तो पहला में क्या कहता है कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि अगर फ्री इनक्रेस, दैट मींस कि प्रवेश जो है, प्रवेश मिल गया, बिना किसी शर्त का प्रवेश मिल जाता है, तब प्रोसीजर क्या होगा सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने समझ लिया। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए प्रवेश जो है बिना किसी शर्त के प्रवेश, या प्रवेश जो है वो अगर पुलिस ऑफिसर को या किसी व्यक्ति को जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसको नहीं मिलता है, प्रवेश इंटर करने का अनुमति नहीं मिलता है उस जगह में या उस घर में, जिस जगह पे व्यक्ति इसको अरेस्ट करना है वो जाके छिपा हुआ है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए? तो जो व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है या पुलिस ऑफिसर जो ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, तो वो क्या करेंगे, यहां पे ये लॉफुल हो जाएगा, वो कानूनी तौर पे अधिकृत हो जाएंगे ये कि वो उस जगह, उस घर में इंटर कर सकते हैं। कैसे? तो उस जगह का जो आउटर या इनर डोर होगा उसको तोड़ के, या जो भी विंडो होगा उस घर का उसको तोड़ के वो घर में घुसेंगे और व्यक्ति जो छिपा है घर में उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन यहां पे एक शर्त क्या है कि वो ऐसा तभी कर सकते हैं, दैट मींस पुलिस ऑफिसर ऐसा तभी कर सकता है, व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है अरेस्ट का, वो तभी ऐसा कर सकता है जब उसको ये लगे कि अगर मैंने ऐसे अरेस्ट नहीं किया, ऐसे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो वो अरेस्ट से बच जाएगा और वो भाग जाएगा, अरेस्ट होने से बचेगा और अरेस्ट नहीं होगा, भाग जाएगा।
तो ये होना चाहिए, इस बात को बिलीव करने का भी रीजन होना चाहिए। उसके बाद ही सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगा, तो प्रोसीड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अन्य व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। अब ये प्रोविजो क्या कहता है सबसेक्शन 2 का? प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए जिस जगह पर जाके पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो छुपा है, वो जगह वो घर उस महिला के ऑक्यूपेशन पोजीशन में है जो अकॉर्डिंग टू कस्टम अपेयर नहीं हो सकती है पब्लिक में, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, उस महिला को नोटिफाई किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या पर्सन जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर को अपने जगह को छोड़ के जाओ, और इसके लिए हर एक रीजनेबल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद प्रोसीड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उनके द्वारा अरेस्ट के लिए। अब यहां पे एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि वो फीमेल, वह महिला, वो व्यक्ति नहीं होनी चाहिए जिनको अरेस्ट किया जाना है। तो ये है प्रोविजो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए, पहले आप जो कोर पॉइंट है उसे आप नोट जरूर कर लीजिए। प्रोसीजर फॉर लिबरेशन बाय द पुलिस और पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट, दैट मीन्स टू से कि अगर पुलिस ऑफिसर ने या अन्य व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है अरेस्ट का, उसने अरेस्ट करने के लिए किसी घर या किसी जगह पे प्रवेश किया, अब वहां फंस गया है, तो वहां से खुद को लिबरेट करने के लिए या कोई व्यक्ति जो उस घर में फंसा हुआ है उस व्यक्ति को लिबरेट करने के लिए उस जगह का कोई भी इनर या आउटर डोर को तोड़ सकता है या उस घर के विंडो को तोड़ सकता है खुद को लिबरेट करने के लिए। यही है सबसेक्शन 3। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 47 से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 48 का। सेक्शन 48 कहता है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को कहां कहां अरेस्ट कर सकती है। क्या पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत ही किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है? क्या इसके अलावा किसी अन्य जगह पे भी पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट? तो इसके रिस्पेक्ट में आपको जानकारी मिलेगी सेक्शन 48 से। सेक्शन 48 का हेडिंग को देखो, उस बात से ही समझ आ जाएगा। परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर्स जुरिसडिक्शन, मतलब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में अरेस्ट कर सकती है, और इस बात के लिए पुलिस ऑफिसर परसू कर सकती है, आगे बढ़ सकती है कि अगर पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि वो व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। यह है सेक्शन 48। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 49 का। सेक्शन 49 कहता है नो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्ट, मीन्स टू से कि अगर पुलिस ऑफिसर ने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो अब उस पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके फ्रीडम पे कितना रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है पुलिस ऑफिसर, इसके बारे में आपको जानकारी देगा सेक्शन 49। तो सेक्शन 49 कहता है कि उसके फ्रीडम पे इतना ही रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होना उचित है ताकि वो अरेस्ट से भाग ना सके। यह है सेक्शन 49। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 50 का। सेक्शन 50 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड, ये सब आप अगर बात करोगे तो ये अधिकार भी है पर्सन अरेस्टेड का। ये सभी बातें आपको राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के केस में भी यूज हो जाएगा, ये भी आप नोट करके चलना। पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन 50 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सेक्शन 50 में दो अधिकार के बारे में बताया गया है। किसके अधिकार के बारे में? पर्सन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उस व्यक्ति का क्या क्या अधिकार है। तो जो दो अधिकार के बारे में आपको सेक्शन 50 बता रहा है वो है, पहला कि किस ग्राउंड पे, किस बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया गया, इस बात की जानकारी उसकी होनी चाहिए, इसका अधिकार है उसके पास। दूसरा कि अगर अपराध नॉन बेलेबल नहीं है, अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल नहीं है, दैट मींस टू से अगर ऑफेंस बेलेबल है तो फिर उस बेलेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में उसको बेल लेने का भी राइट है। तो इसलिए अगर आप देखोगे, जब हम लोग पढ़े थे बेल का प्रोविजंस, तो वहां मैंने आपको बताया था सेक्शन 436 के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड जो है एज ए मैटर ऑफ राइट बेल ले लेगा। तो बेलेबल केस में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल लेगा, और नॉन बेलेबल केस में एक्यूज्ड को बेल मिलता है लेकिन सब्जेक्ट टू दी
डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट और यू कैन से कोर्ट। तो ये हो गया सेक्शन 50। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 50A का। सबसे पहले जो सेक्शन 50A है, 50A, इसको सीआरपीसी में कब ऐड किया गया है? इसको ऐड किया गया है बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो सेक्शन 50A है सीआरपीसी का, उसको सीआरपीसी में कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये नोट करना, अमेंडमेंट एक्ट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब आइए देखते हैं क्या कहता है प्रोविजन 50A सीआरपीसी का। हेडिंग को पहले आप देखो, हेडिंग से ही बहुत सारा बात समझ में आ जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट ETC टू द नॉमिनेटेड पर्सन। पहला सब सेक्शन क्या कहता है सेक्शन 50A का, कि जो पुलिस ऑफिसर या जो व्यक्ति अरेस्ट किया उसका क्या ड्यूटी बनता है। तो पहला ड्यूटी बनता है कि उस अरेस्ट का जानकारी, पहला कि उसको अरेस्ट किया गया है इसका जानकारी, और अरेस्ट करने के बाद उसको कहां रखा गया पर्सन को, इस बात की जानकारी देगा। किसको? तो जो भी पर्सन अरेस्टेड का जो भी रिलेटिव होगा, जो फ्रेंड होगा, या जिस व्यक्ति को बताने के लिए कहेगा पर्सन अरेस्टेड, जिसको व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, वो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को बताने को कहेगा, उस व्यक्ति को बताने का ये जिम्मेवारी होता है पुलिस ऑफिसर का, जिसने अरेस्ट किया है, या कोई व्यक्ति जिसने अरेस्ट किया है। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है उसके बाद पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है, या वो क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है, यहां पे पुलिस ऑफिसर ही नहीं, सिर्फ पुलिस ऑफिसर का ही जिक्र है सबसेक्शन 2 में। आपके पास बेयर एक्ट आप देखो, पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया व्यक्ति को, वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद बताएगा कि उसका क्या क्या अधिकार है। अब सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 50A का कि अब यहां पे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, इस बात की जानकारी दी है नॉमिनेटेड पर्सन को, और उस पर्सन अरेस्टेड को कहां रखा गया है, इन सभी बातों को एक बुक में नोट करने का ड्यूटी बनता है पुलिस ऑफिसर का जिसने अरेस्ट किया है। वो बुक कैसा होगा, तो ये डिटरमाइन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये हो गया सबसेक्शन 3। सबसेक्शन जो 4 है सेक्शन 50A का, वो कहता है कि जैसे व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था उसको बिफोर मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस किया गया, तो यहां पे जैसे पर्सन अरेस्टेड प्रोड्यूस्ड हुआ बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट का सबसे पहला ड्यूटी क्या है, इस बात से खुद को सुनिश्चित करना कि सेक्शन 50A का जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का जो प्रोविजन है उसको फॉलो किया गया है। यह है सबसेक्शन 4। अब आइए जानते हैं सेक्शन 51 क्या कहता है। सेक्शन 51 बताता है कि जब पर्सन किसी को अरेस्ट किया गया है तो फिर उसको सर्च किया जाएगा, तो किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, और प्रोसीजर है सेक्शन 51 में कि पर्सन अरेस्टेड को सर्च कैसे किया जाता है। सेक्शन 51 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है और वो पुलिस कस्टडी में है, या फिर अगर उस व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में अरेस्ट किया गया है और उसने बेल नहीं लिया, वो पुलिस कस्टडी में है, या कोई प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया था उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया है। तो तात्पर्य यह हुआ कि अगर पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसका सर्च होना है, तो सर्च जब वो किया जाएगा तो वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा जिसने अरेस्ट किया था। उसके बाद जो भी आर्टिकल उसके पास से बरामद होगा, मिलेगा, वो सभी आर्टिकल को पुलिस ऑफिसर सीज कर लेगी, और यहां पे पुलिस ऑफिसर नेसेसरी वेयरिंग अपैरल को, दैट मींस जो भी उचित वस्त्र है पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, उस उचित वस्त्र को उसके शरीर से नहीं हटाएगी। बाकी जो भी वस्तुएं पाई जाएगी सर्च में, उस सभी को सीज कर लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और उसके बाद जो भी आर्टिकल सीज हुआ है उसका एक नोट तैयार होगा, और एक नोट लिखित में व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको सौंप दिया जाएगा। अब जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर किसी फीमेल को सर्च करना है, मतलब पर्सन अरेस्टेड यहां पे अगर कोई फीमेल है, तो यहां पे उस फीमेल के डिसेंसी को ध्यान में रखते हुए ही सर्च किया जाएगा, और सर्च होगा तो किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होगा।
तो ये हो गया सेक्शन 51। आगे बढ़िए, बात करते हैं सेक्शन 52 का। सेक्शन 52 कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए एक सर्च के दरमियान पुलिस ऑफिसर को व्यक्ति के पास से, जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास से अगर कोई खतरनाक या फिर आप ऑफेंसिव वेपन पाया गया है, खतरनाक औजार या खतरनाक वेपन आप कह सकते हो, जिससे अपराध होता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का वेपन है, वो पाया गया है सर्च के दरमियान पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास से, तो फिर यहां पे उस ऑफेंसिव वेपन को पुलिस ऑफिसर सीज्ड कर लेगी। यही कहता है सेक्शन 52। दोस्तों लेक्चर को यहां तक ही रहने देते हैं, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। बच गया प्रोविजन जो है चैप्टर 5 का, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करेंगे। तो अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। तो हम लोगों ने आज के सेशन में, आज के एपिसोड में सेक्शन 47 से 52 तक कवर कर लिया, और ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि 41 से 46 का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जो सेक्शन 41 है और जो सेक्शन 46 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हर बार किसी ना किसी जुडिशियल एग्जाम में आपको सेक्शन 41 या सेक्शन 46 से सवाल दिखने को मिल जाएगा। तो आप चैप्टर 5 का सीआरपीसी का सेक्शन 41 का प्रोविजन, सेक्शन 46 का प्रोविजन को अच्छे से समझिए। मैंने बातों को तोड़ तोड़ के बताया है, मैंने हर एक रिलेवेंट पॉइंट बताई है, मैंने हर एक पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण है वो सभी मैंने इन दो प्रोविजंस को लेके बताए हैं। मैं अंततः आप लोगों से फिर एक बार कहूंगा कि कोई भी पर्सनल क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। आप लॉ स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ा जाए बेयर एक्ट को, आपको समझ नहीं आता कि कैसे तैयारी करें, सेल्फ मेड नोट कैसे तैयार करें, कोई भी क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। तो दोस्तों आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।